माई सेल्फ सर्विस कौशल एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स वो। आज हम लोग जिस सेक्शन में देखने जा रहे हैं ये होगा जावा का, और इसमें जावा स्विंग के थ्रू हम लोग अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करा के देखेंगे, जिसका यूज़ हम लोग करेंगे जे टेबल का करके। तो जावा में एक क्लास है जिसका नाम है जे टेबल, जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करा सकता है, जैसे कि एक्सेल सीट में हमें डेटा दिखाई देता है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हमें मान लो हम प्रोजेक्ट काम पर कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, और स्विंग में हम डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं डेटाबेस से ला करके, उसको रो एंड कॉलम के फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जे टेबल क्लास को यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए पैकेज है जावा एक्स डॉट स्विंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी बात यहाँ ध्यान से देखिएगा। जितनी भी क्वेरीज आपके दिमाग में हो सकती हैं वो सारी क्वेरीज को मैंने यहाँ पर वीडियो में सॉल्व किया है, और एक एक बात मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन के लिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप वीडियो बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, जावा एक्स डॉट स्विंग को कम इंक्लूड कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया, इंपोर्ट कर लिया। एंड इसके साथ साथ मुझे और भी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया जावा डॉट AWT पैकेज को, इसको भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए क्लास का नाम रखा जे टेबल एग्जाम्पल, और हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये बात। और लास्ट में आपको खुद समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन किया है। आपके जितने क्वेरीज हो सकते हैं सारे सॉल्व हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और उसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। चलिए रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये हमने मेन बना लिया। ठीक, यहाँ पर क्या किया मैंने, एक जे फ्रेम बनाया, जे फ्रेम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो FRM किया, कंटेनर हो गया, और एक जे टेबल बना लिया, क्योंकि जे टेबल नाम की क्लास होती है जो कि टेबल के लिए यूज़ होती है। तो इसका नाम ही रख देता हूँ टेबल। ठीक है, अब आइए ज़रा यहाँ पे, टेबल तो हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला काम करते हैं, FRM बनाते हैं, फॉर्म को क्रिएट करते हैं, न्यू जे फ्रेम, और इसके अंदर मैं टाइटल डाल देता हूँ जे टेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमें जो है टाइटल बार में दिखाई देगा। और अगर मैं FRM डॉट सेट साइज करता हूँ तो यहाँ पे हमें साइज पता चल जाएगी, और मैंने यहाँ पर साइज क्या दे दिया, थोड़ा बड़ा दे देते हैं, तो मैंने दे दिया 800, 300 विड्थ। तो विड्थ हो गया 800, 300 हो गया हाइट। FRM डॉट सेट विजिबल, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ट्रू कर दिया। और FRM डॉट सेट लोकेशन, इसको सेट कर देते हैं रिलेटिव टू। ये सारी बातें मैंने सारे वीडियोस में इसको कवर किया है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको मैं सेंटर में लाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतने से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, न्यू जे टेबल एग्जाम्पल, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, एनॉनिमस ऑब्जेक्ट। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कंपाइल करके देख लेते हैं, जावा सी जे टेबल एग्जाम्पल, ये रहा डॉट जावा, कंपाइल कर दिया। एंड जावा जे टेबल एग्जाम्पल, इसको मैंने क्या कर दिया, रन करा दिया। देख सकते हैं एक हमारे सामने एक टेबल क्रिएट होकर आ रही है, जिसकी हाइट विड्थ आपको दिख रही है, विड्थ 800, 300 हाइट। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाइट को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए, तो मैंने कर दिया 400, और ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। चलिए 500 कर देते हैं। अब बात आती है कि टेबल तो हमारा ये फॉर्म तो बन गया, अब इस पर टेबल लाना है। तो जे टेबल जो क्लास है, इसके अंदर 2-3 कंस्ट्रक्टर हैं एक्चुअली में। एक कंस्ट्रक्टर तो ये है कि आप यहाँ पर चाहो तो ब्लैंक बना सकते हो। ब्लैंक का मतलब आप यहाँ न्यू जे टेबल को छोड़ करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लैंक भी बना सकते हैं। और अगर मैं अभी इसको FRM में ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी आपको बस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डेटा टेबल हमेशा बनता है रो एंड कॉलम से। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। कंपाइल कर दिया मैंने, और आप यहाँ देखेंगे रन कराने पर मुझे आउटपुट ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ है।
क्योंकि टेबल बनाने के लिए हमें रो एंड कॉलम चाहिए होगा, तो ये अभी हमारे पास नहीं है। चलिए, तो एक तो ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बाद में हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है डेटा बाद में ऐड करने के बजाय आप यहाँ पे रो एंड कॉलम भी दे सकते हैं। तो पहला होता है रो एंड दूसरा होता है कॉलम, ठीक है। तो ये दूसरा भी सिंटैक्स, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो मैंने बोला 5 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है। चलिए, इससे क्या होगा, ये ब्लैंक हमारे पास टेबल एक बना के देगा, इसमें डेटा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कुछ दिया ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 एंड कॉलम भी कितने हो गए, 4। ये हमें बना करके दे रहा है अगर मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ तो। बट ये तो एक बेसिक बात हो गई कि मुझे टेबल का मतलब तो तभी है जब डेटा हमारे पास हो। यहाँ रो एंड कॉलम रख कर क्या करेंगे, तो हमें डेटा दिखाने के लिए तीसरा जो है हमारे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरे में हम क्या करते हैं, पहला तो हम डेटा शो कराते हैं और दूसरे में कॉलम बताते हैं कि क्या कॉलम होना चाहिए। ये थर्ड हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ। अभी के लिए डायनेमिक डेटा नहीं है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर डेटा ले लिया, और ये डेटा जो होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी के लिए मैट्रिक्स बनाना है तो रो एंड कॉलम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रो एंड कॉलम दे दिया कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3 कॉलम्स मैंने रो एक्चुअली में क्रिएट कर दिए, एक ये और ये, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, नेम देना है। ध्यान रखना है कि डेटा जो होना चाहिए वो स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ 101 1001। ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही रखेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना नाम रख दिया सर्विस, और मैंने यहाँ पर लिख दिया उसका पोस्ट जॉब यानी क्या है, तो मैंने बोला प्रोग्रामर, ठीक है। ये मैंने एक डेटा रखा 1001, दूसरा रखा एंड तीसरा रखा। अभी मैं डेटा चेंज करूँगा, तीसरा रख दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, जितने भी चाहें। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ये है प्रोग्रामर, ये हो गया सेल्स का, ये हो गया मैनेजर, नाम चेंज कर देता हूँ मैं, मैनेजर पोस्ट, और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पर मैनेजर के बाद हमने यहाँ पर रख दिया एनालिस्ट रख दिया, तो एनालिस्ट रख दिया यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में। यहाँ पे हो गया नेम रखा, मैंने रखा अमन, यहाँ रखा, यहाँ पे रख दिया सुमित, एंड यहाँ पे रख दिया अमर। कुछ रिकॉर्ड्स रख देते हैं इस तरीके से 2 3 एंड 4, 4 रिकॉर्ड हमारे पास हैं। ये रिकॉर्ड बना लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास कॉलम नहीं है। इनको हम कॉलम में कैसे डिनोट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम नाम की एक फील्ड बना दी, कॉलम नाम की फील्ड बना दी। ये भी एरे के रूप में होगा, इसमें हमें बताना पड़ेगा क्या क्या आप रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भैया होना चाहिए, पहला होना चाहिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय EMP ID, एम्प्लॉय नंबर, ये एम्प्लॉय ID, एंड एम्प्लॉय नेम। आप यहाँ पे लिख सकते हो एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, एंड यहाँ पर मैंने बोला एम्प्लॉय जॉब या डेजिग्नेशन या पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। चलिए भाई, एम्प्लॉय आईडी रख दिया, एम्प्लॉय नेम रख दिया, और कुछ इस तरीके से हमने डेजिग्नेशन बना दिया। अब इन चीज़ों को मैं क्या करने वाला हूँ, यही जो डेटा था मैंने यहाँ पर पास किया और कॉलम को बाद में। तो याद रखना कि सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, कॉलम, एंड फर्स्ट क्या होता है, डेटा होता है। चेक करते हैं इससे क्या होने वाला भाई। तो मैंने कंपाइल तो कर दिया, आई होप सब ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड ये देखिए हमारे सामने डेटा तो आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि डेटा तो मेरा दिख रहा है, 1 2 3 4 नाम भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन कॉलम कहाँ है। तो अब आप कहेंगे कि कॉलम फील्ड तो हमें दिख नहीं रही है, यानी वो हेडर तो हमें दिख ही नहीं रहे। तो हेडर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें स्क्रॉल पेन, क्या होता है जे स्क्रॉल पेन, ये हमें ऐड करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रॉल पेन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, SP नाम का, ठीक है। अभी देखिएगा क्या होगा इससे, क्यों नहीं आ रहा है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि डेटा एक ही डेटा हमें दिखाई देगा, उसके साथ कॉलम अटैच नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, SP इज इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन, और मैंने यहाँ पर बोला कि टेबल को इसके अंदर ऐड कर दो, यानी स्क्रॉल पेन, यानी जब डेटा ज़्यादा हो जाएगा तो स्क्रॉल बार आना जरूरी है। तो यहाँ पर स्क्रॉल पेन के अंदर मैंने टेबल को ऐड कर दिया, और इस स्क्रॉल पेन को मैं कहाँ ऐड करूँगा, फॉर्म के अंदर। अभी तक क्या किया था मैंने, टेबल बनाया था, टेबल को डायरेक्ट ऐड किया था फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, टेबल बनाया, टेबल में डेटा आया, टेबल के अंदर कॉलम्स आए, और उन कॉलम को बनाने के बाद
जो स्क्रॉल पेन था स्क्रॉल पेन के अंदर ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन मतलब स्क्रॉल पेन क्या है? स्क्रॉल पेन का मतलब होता है कि जब डेटा हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो आपके पास स्क्रॉल बार अपने आप आ जाए, इसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन, हमारे पास कॉलम्स भी, फील्ड्स भी आ गए। अब यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्म के अंदर तो बन गया। एक चीज़ नोटिस कराता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ज़रा ध्यान से। जब फॉर्म हमारा छोटा हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा, तो ये देखिए अपने आप यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया, ये आ गया स्क्रॉल बार। इसी स्क्रॉल बार के लिए एक्चुअली में हमने ऐड किया था क्या? स्क्रॉल पेन। अगर मैं इसको ना लगाता तो ये डेटा हमारा ऊपर चला जाता और हाइड होता चला जाता। अभी आप देख सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा ऊपर स्क्रॉल होते जा रहा है, यानी फॉर्म का साइज जैसे ही छोटा होगा ये अपने आप स्क्रॉल बार आ जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे कि कहना क्या हम चाह रहे हैं। स्क्रॉल पेन के अंदर का मतलब क्या है, स्क्रॉल पेन में क्यों ऐड किया गया। अब आप देख सकते हैं फील्ड भी आ गए और हमारे डेटा भी आया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। क्या है प्रॉब्लम? देखिएगा जरा, हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे, कहेंगे है ये क्या है, ये तो एडिटेबल हो गया, यानी डेटा हमारा एडिटेबल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेटा डाला, यहाँ पर जाकर किसी ने चेंज करके अमन की जगह पर कुछ और लिख दिया, किसी ने लिख दिया अमित, तो गड़बड़ हो गया। अब आप देखिए डेटा हमारा अपडेट हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसको रोके कैसे? तो इसको रोकने के लिए हम आते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है, लिखेंगे टेबल डॉट सेट इनेबल्ड और यहाँ पर पास करेंगे फॉल्स। इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए ज़रा फ़ायदा क्या होगा। कंपाइल किया मैंने, बिल्कुल सही है, रन कराया, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास ये जो सिलेक्शन का ऑप्शन था वो गायब हो गया, यानी अब इनेबल ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि इसका यूज़ हम फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, इस बटन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को प्रिंट आउट के रूप में, प्रिंटर के रूप में भी हम प्रिंट आउट के रूप में ले सकते हैं। तो अगर मुझे प्रिंट आउट वगैरह चाहिए तो प्रिंटर हम लाना पड़ेगा, और प्रिंटर लाने के लिए जाऊँ मैं, क्या करना है, तो इसके लिए आपके पास एक वीडियो है मेरे पास ऑलरेडी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम प्रिंटर कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो जिसमें आप प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, और इसको अगर आपने वीडियो देख लिया तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आप इस पर क्लिक कर करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यानी कि इस टेबल के रूप में। तो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये हो गया। अब पॉइंट आता है कि बहुत ही छोटा डेटा में दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए सारा वीडियो, सारा डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये जो डेटा है तो बहुत छोटा मुझे दिख रहा है, तो मैं इस डेटा को कैसे इसकी साइज़ में बढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत ही छोटा डेटा दिख रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी साइज़ में चेंज करने जा रहा हूँ, और साइज़ चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट टैग, फॉन्ट क्लास। तो ये फॉन्ट क्लास कहाँ पे होती है, फॉन्ट क्लास होती है कहाँ पे, किस पैकेज के अंदर है? वैसे तो मैंने इंपोर्ट कर रखा है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, java.aw पैकेज के अंदर है। तो मैंने फॉन्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, और इस फॉन्ट के ऑब्जेक्ट को मैं इस पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, f इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, एंड यहाँ पर हमने बोला कि कर्सिव पहला जो होता है वो होता है फॉन्ट का टाइप नेम, दूसरा होता है करना क्या है, तो मैंने बोला फॉन्ट डॉट बोल्ड कर दो, एंड इसके बाद दे दिया मैंने साइज। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दे दिया साइज 20, और इस टेबल पर इसको हम लगा देंगे। तो मैंने बोला टेबल डॉट सेट फॉन्ट, और फंक्शन है जिसके अंदर मैंने f को पास कर दिया। अब देखिएगा क्या होने वाला है, कंपाइल किया, एंड ये आप देख सकते हैं रन कराया तो मुझे डेटा मिला। अब आप यहाँ पर देखिए एक नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि डेटा हमारा ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसकी जो साइज़ होने की वजह से ये डेटा में दिख नहीं रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, ये कॉलम्स पर तो ये ऊपर जो हेडर है इन पर तो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो टेबल पे अप्लाई होगा और टेबल के डेटा पे अप्लाई होगा, और डेटा मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये हमें दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे कॉलम की ये जो सेल की हाइट है, रो की हाइट, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब जब टेबल की हाइट चेंज कैसे करेंगे, अब देखिए एक एक चीज़ें लिंक है, आपको सारी प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करके अब दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टेबल के अंदर अगर हम काम करने जा रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सब पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा सब पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, जावा डॉट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। देखिए हम लोग जाएंगे सीधे ऊपर पैकेज के अंदर, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करने वाले हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर एक सब पैकेज उसका नाम है टेबल पैकेज, ठीक है। तो टेबल डॉट स्टार मैंने कर लिया,
अब टेबल डॉट स्टार करने का क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेथड का हम यूज़ कैसे करेंगे, देखिए अब पता करना पड़ेगा उस मेथड का नाम क्या है। तो मैंने बोला देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, सीधे रो की हाइट चेंज करने वाले हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ, फील्ड का नाम क्या है, टेबल। टेबल कहाँ बना है, यहाँ पे बन रहा है। तो टेबल बन चुका है, मैंने बोला टेबल डॉट सेट रो हाइट, ठीक है। अब रो जो हाइट नाम का मेथड है, ये क्या लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है। पहला पूछता है किस रो को करना है और दूसरा कितनी विड्थ आपको करनी है। तो मैंने बोला 1, याद रखना इंडेक्स नंबर है ये 1, एंड मैंने बोला कि इसकी जो हाइट है वो कितनी कर दो, 50 कर दो, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, 1 पर मैंने बोला 50, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाइल करते हैं, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, रन कराते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि सेकंड ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 वाले का क्या हुआ, साइज बढ़ गया, रो की साइज बढ़ गई, 50 पिक्सल बढ़ गया। बट मुझे तो सभी में चाहिए। तो अगर आपको सभी में चाहिए तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम फील्ड बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से रो की बात हो रही है। तो मैंने बोला 50, यानी 50 सभी का रख दो। तो अब देखिएगा क्या होगा, अब सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए सभी रो का जो सेल की साइज है वो क्लियरली आपको डिफाइन हो रही है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो अब आप कहेंगे कि ये तो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और यही तो हमारा मकसद था, ठीक है, कैसे हमें इसको लाना है। चलिए, तो ये डेटा हमारा यहाँ तक आ गया है। रो हाइट आपको क्लियर हो गया होगा, टेबल के अंदर सेट रो हाइट हमने ले दिया और इसके अंदर हम ये पास करके इसकी रो की हाइट को सेट कर देंगे। अब बात आती है कि अगर मुझे कलर वगैरह चेंज करना हो तो क्या करें। तो मैं बोलूँगा टेबल डॉट सेट बैकग्राउंड, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और एक मैंने बोला कलर डॉट बैकग्राउंड को मैंने बोल दिया ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो। अगर मैं बैकग्राउंड ब्लैक करता हूँ तो टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो जाए, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया फोरग्राउंड, और इसका जो मैंने कलर रखा वो कलर रख दिया वाइट, ठीक है। तो टेबल का कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा एंड टेबल का कलर जो है वाइट रखा। अगर मैं अभी सीधे कंपाइल बिना किए हुए रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डेटा ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है, लेकिन अभी इसी का अपोजिट हो जाएगा। देखिए कंपाइल कर दिया और ये मैंने रन करा दिया। अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हो गया ब्लैक एंड डेटा जो लिख कर आ गया वो हो गया वाइट। अब पॉइंट आता है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ग्रिड है, इसका कलर हम कैसे चेंज करें। तो इसका भी कलर चेंज करने का ऑप्शन है हमारे पास, और वो है ग्रिड, इसे ग्रिड बोलते हैं। तो हम यूज़ करेंगे टेबल डॉट सेट ग्रिड, ग्रिड कलर, COLOR कलर, एंड यहाँ पर हम कलर पास करेंगे। तो कलर नाम की क्लास है, उसके अंदर मेथड है, मैंने यहाँ पर दे दिया कि इसको जो है येलो कर दो, ठीक है। जो बीच का है उसको येलो दे दो, या फिर हमने बोला सियान कलर दे दो, ठीक है। चलिए भाई करते हैं क्या होगा इससे, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अब आप टेबल में ये देखिए इसका जो कलर है वो कैसा कलर हो गया, सियान कलर हो गया। येलो भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ग्रिड का कलर कैसे लगाते हैं, फॉन्ट कैसे लगाते हैं, कैसे शो करते हैं, ये सारी बातें। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो है कि सर सब कुछ तो ये सब तो हो गया, इन कॉलम्स पर काम कैसे करें, यानी इन फील्ड को हम कैसे काम करें। तो इन फील्ड पर काम करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत ये है कि मुझे इसके डेटा को निकालना पड़ेगा, कॉलम को निकालना पड़ेगा। और कॉलम को निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया, और वो है एक क्लास, एक्चुअली में एक इंटरफेस है जो कि डिफाइन है कहाँ पर, टेबल सब पैकेज के अंदर, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है टेबल सेल रेंडरर। टेबल सेल रेंडरर वो क्लास है जिस, ये एक्चुअली में इंटरफेस है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, ओवरराइट करना पड़ता है। ओवरराइट करके हम इस टेबल पे काम कर सकते हैं, कॉलम पे काम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉलम पे काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा और उसको ओवरराइट करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो मैंने बोला क्लास
सेल रेंडरर। ये हम लोगों ने एक क्लास बनाई है। एक्चुअली में आप किसी भी नाम की क्लास बना सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल माई सेल रेंडरर। चलो अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माई सेल रेंडरर ये हमारी क्लास है, ये हम लोग इसको खुद बनाने जा रहे हैं। और क्यों बनाने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे हेडर को चेंज करना है और हेडर को चेंज करने के लिए एक इंटरफेस है जिसका नाम है टेबल सेल रेंडरर। तो मुझे उसके मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। कुछ मेथड्स हैं उनको ओवरराइड करना पड़ेगा, और ओवरराइड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का जो अब होने जा रहा है। ठीक है, ये जनरली आपको कहीं पर यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो मैंने बोला कि एक्सटेंड कर दिया। पहले तो मैंने जे टेबल से, एक्चुअली में जे लेबल से। क्यों? क्योंकि ये हम हेडर पेज काम करने जा रहे हैं और ये लेबल है, लेबल लगे हुए हैं, तो उन लेबल को मैंने एक्सटेंड कर लिया और इंप्लीमेंट्स कर लिया इसको टेबल सेल रेंडरर। ठीक है, अब ये जो मेथड है, ये जो इंटरफेस है, एक्चुअली में ओवरराइड करता है। ओवरराइड करना पड़ेगा, इसके अंदर एक मेथड है, उस मेथड का नाम है गेट टेबल सेल रेंडरर कंपोनेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका? गेट टेबल सेल रेंडरर कंपोनेंट। अब आप कहेंगे कि कैसे मान लें ये बात? तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं कंपाइल करता हूँ। अभी आप एक एरर देखेंगे, और उस एरर में आप ध्यान से देखिए नाम क्या दे रहा है। माई सेल रेंडरर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेल टेबल गेट टेबल सेल रेंडरर कंपोनेंट। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आर्गूमेंट हमसे ले रहा है। यानी जो टेबल सेल रेंडरर है इंटरफेस, इसके अंदर ये मेथड बनाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसको हमें ओवरराइड करना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इस मेथड को मुझे ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ से भी नाम ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो मेथड है, जब आप ओवरराइड करेंगे तो लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे पब्लिक टाइप का बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपोनेंट ही रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट, और नाम है गेट टेबल सेल रेंडरर कंपोनेंट। ठीक है, टोटल ये जो आर्गुमेंट लेता है, इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा क्या? जे टेबल, इसका मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया टेबल, कॉमा ये एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसका नाम है वैल्यू। क्यों? ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग डेटा है जो वहाँ पर दिख रहा है, यानी जो हेडर आएंगे वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, यानी स्ट्रिंग फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। और ये होगा सेलेक्टेड, तो मैंने बोला बुलियन इज सेलेक्टेड, यानी ये आर्गुमेंट्स ले रहा है। ठीक है, तो आई थिंक गड़बड़ हो गया, ये है बुलियन, तो बुलियन डेटा टाइप है एक्चुअली में, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। और फिर होगा एक और होगा बुलियन, काम करते इसको नीचे कर देते हैं, बुलियन हैज़ फोकस, यानी कौन सा कॉलम फोकस हुआ है, और साथ ही साथ इंटीजर int रो एंड कॉलम int कॉलम। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि ये क्या करने जा रहे हैं, हम एक मेथड है जो इसके अंदर डिफाइन हुआ है उसको ओवरराइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही होगी कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो मिलेगा वो सेल की पूरी हेडर मिलेगी, और उस हेडर को ही हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। ठीक है, मैंने कर दिया। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इतना करना है कि अगर जो टेबल का वैल्यू आया है उस वैल्यू पर मुझे अप्लाई क्या करना है। तो मैंने बोला कि हम वही अप्लाई करेंगे जो इस क्लास के अंदर डिफाइन होगा, यानी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें डिफाइन होगा। तो मैंने उस कंस्ट्रक्टर का नाम रखा दिस, एंड इस कंस्ट्रक्टर ने एक्चुअली में क्या किसको इनहेरिट किया हुआ है? जे लेबल को। तो जे लेबल के जो मेथड्स हैं उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया सेट फॉन्ट। तो मैं पहले तो फॉन्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला कि फॉन्ट लगाओ, और न्यू फॉन्ट यूज़ किया, और फॉन्ट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मैंने बोला एरियल एरियल यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? फॉन्ट डॉट बोल्ड हो जाए एंड कॉमा, इसकी साइज मैंने रख दी 30। ऊपर डेटा की साइज हमने कितनी रखी है? वो रखी है 20, तो इसकी मैंने रख दी 30। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये यूज़ कैसे होगा? तो जब मैं इसका मेथड यूज़ करूँगा तब होगा, लेकिन यहाँ से क्या जाना चाहिए? तो मैंने बोला यहाँ पर सेट टेक्स्ट यूज़ होना चाहिए, और जो वैल्यू आ रही है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है इसी वैल्यू पर अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने बोला कि जो वैल्यू आ रही है उसको
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो एरे हमारा बना हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट आया है उसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करके उस पर सेट कर दो और यहाँ से रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो इसी ऑब्जेक्ट को। तो इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन बनता है क्या इतना करने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं, अभी हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा तब ये काम करेगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इसको कॉल ही नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आएंगे और यूज़ करेंगे टेबल डॉट, एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट टेबल हेडर। तो ये टेबल का हेडर निकालेगा, हेडर मतलब जितने कॉलम्स हैं वो निकालेगा, एंड उस पर अप्लाई करेगा डॉट सेट डिफॉल्ट रेंडरर एंड इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, यानी जो टेबल है उसके सारे कॉलम के हेडर को निकालो और उस पर क्या डिफ़ॉल्ट सेट रेंडर करो जो हमारा ये जो मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पर बोला न्यू दिस, इसको कर लो। अब देखिएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। टेबल के सारे हेडर को गेट करो, हेडर मतलब ये फील्ड्स जो हमारे पास है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन। इसको गेट करो और इस पर डिफ़ॉल्ट रेंडरर सेट करो। क्या सेट करो, जो इस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है। तो इस जब ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ये क्लास कहाँ पर है, हमारे पास है। तो जब ये डिफाइन हुआ है तो इसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किया है कि इस पर सेट कर दिया फॉन्ट, और फॉन्ट जो है ये किस मेथड को ओवरराइड कर रहा है, टेबल के सेल रेंडर को। तो इसके अंदर जो मेथड है ये क्या करेगा, इस पर इस चीज़ को अप्लाई कर देगा, यानी सेट टेक्स्ट पर ये डेटा जो है अप्लाई करेगा। चलिए भाई देख लेते हैं, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कंपाइल सब कुछ ओके है, और अब देखिएगा, ये देखिए, अब आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, आपका फील्ड एकदम परफेक्टली काम हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो डेटा है वो कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। एम्प्लॉय आईडी पहले कहाँ था, राइट में था, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट इस पर सेट कर दिया ना। तो अब ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसका जो स्टाइल है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, और चेंज कर देता हूँ, इसका नाम है कंसोलस नाम का भी एक होता है, तो वो मैं अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्या होगा इससे, फॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है क्या। और आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और ये डेटा हमारा डिफरेंट हो गया। अब पॉइंट आ रहा है कि ये डेटा कहाँ आ रहा है, सेंटर में नहीं है तो मुझे इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और यहाँ पर बोला मैंने जे लेबल, क्योंकि ये सारे लेबल के रूप में आ रहे हैं, डॉट सेंटर। अब क्वेश्चन बनता है ये किस पे अप्लाई हो। मैंने बोला ना कि ये जो ऑब्जेक्ट आप कॉल करेंगे इसके सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी डिफाइन करेंगे वो उस हेडर पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने पहले तो सेट किया फॉन्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइनमेंट सेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और क्या बोला, टेबल जे लेबल डॉट सेंटर। क्वेश्चन बनता है जे लेबल क्यों, जे लेबल क्लास है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल है जिसका नाम है सेंटर। तो ये क्या करेगा, सेंटर में ला देगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। इसलिए मैंने बोला कि लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, और अगर अभी तक आप बने ही हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आई थिंक स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल, हाँ बिल्कुल सही, गड़बड़ है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, सही होना चाहिए, परफेक्ट। रन कराया, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए डेटा कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। बट ये पता नहीं चल रहा है कि डेटा कहाँ पर है। ये बॉर्डर कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो बॉर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि अलग से डेटा डाला गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर भी सेट कर देते हैं, और बॉर्डर सेट करने के लिए फिर मैंने क्या बोला, यहीं पर सारा काम करना है। तो मैंने बोला यहाँ पर एक मेथड होता है, इसका नाम है सेट बॉर्डर, एंड इसके अंदर हमें बॉर्डर एक साथ पास करना पड़ेगा, और इसके लिए यूज़ करते हैं बॉर्डर फैक्ट्री। क्लास का नाम है फैक्ट्री डॉट क्रिएट इच्ड बॉर्डर, इच्ड
बॉर्डर, ईस्ट बॉर्डर। अब आप देखेंगे ये उभर के डेटा हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हमने क्या बोला कि बॉर्डर फैक्ट्री के अंदर एक मेथड है क्रिएट ईस्ट बॉर्डर। अभी आप देखेंगे क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए रन कराया और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ तक आपका अरेंज हो गया, अभी तक ये नहीं था और अब आपको यहाँ पे कॉलम्स के साथ भी ये अटैच हो गया। बट पॉइंट ये आ रहा है कि सब कुछ तो हो गया, इसमें एक चीज़ अभी और रह गया है। हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लें ऊपर का और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लें, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि हम सेट बैकग्राउंड लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं क्यों, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूँ सेट फोरग्राउंड, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोरग्राउंड यहाँ पर काम करेगा। और मैंने यहाँ लिखा कलर डॉट ब्लू। चलिए कलर डॉट ब्लू, सेट बैकग्राउंड, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है, कंपाइल एंड इस बार सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये देखिएगा, ये देखिए टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज हो गया। बट पॉइंट क्या रह गया? पॉइंट ये रह गया कि अगर मुझे कलर भी बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? तो मैं यूज़ करता हूँ सेट बैकग्राउंड और यहाँ पर मैंने बोला कलर डॉट येलो। देखिएगा कलर डॉट येलो मैंने पास किया, क्या ये काम करेगा? देख लेते हैं, एरर तो नहीं आएगी बट ये वर्क नहीं करेगा, चेक करिएगा। ये देखिए बैकग्राउंड पीछे है, ये देखिए आप दिख रहा होगा बैकग्राउंड पीछे है, बट ये हमें दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको इस जो ऊपर का डेटा है इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है सेट। इसके पहले कलर चेंज करने से पहले सेट ओपेक। ओपेक नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम पास करते हैं ट्रू या फॉल्स। ओपेक का मतलब है ट्रांसपेरेंट करना है इसको, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तभी बैकग्राउंड में दिखाई देगा। तो अब हम लोग लास्ट वीडियो के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए आप पास परफेक्टली डिज़ाइन हो चुका है हमारा व्हाट टेबल। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करी हैं, जो जो दिमाग में आपके आ सकता था कि हम कैसे रो की हाइट चेंज कर सकते हैं, कॉलम की हाइट कैसे, कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, ग्रेड का कलर कैसे चेंज करेंगे, इसका हेडिंग कैसे चेंज करेंगे, हेडिंग का कलर कैसे चेंज होगा, हेडिंग को रेंडर कैसे करेंगे। आई होप आपको सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको एडिट होने से कैसे बचाएंगे, ये चीज़ें परफेक्टली मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर दी है और आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। और ये रहा पूरा परफेक्ट कोड, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और मैं इस प्रोग्राम का जो कोड है, सोर्स कोड, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा।